ताज़ी छाछ थी तो तड़का लगा लूँगा और साथ में 2-4 रोटियां बना लूँगा, और अगर आप कुछ और खाना चाहें तो बना दूँ। काशी बोला, ना ना, मैं ऐसा ही सादा खाना खाता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा, आप खाना खा लीजिएगा। सत्या बोला, ठीक है छोटे मालिक। काशी बोला, तो मैं बगीचे होकर आता हूँ। और सत्या इतना कहकर बगीचे चला आया। एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो अपनी किताब पढ़ने लगा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो कजरी में था, क्योंकि वो अभी तक नहीं आई थी। तो सत्या को लगा कि वो शायद नाराज है। इसी उधेड़बुन में बैठा वो बार बार किताब के पन्ने इधर उधर पलट रहा था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कजरी आ गई। उसने पास जाकर देखा तो गिलहरी थी, जो सूखे पत्तों पर चल रही थी। वो उदास होकर फिर से पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तभी फिर से आहट हुई। सत्य सुंदर ने सोचा गिलहरी ही होगी, और इस बार वो अपनी जगह से नहीं उठा। लेकिन इस बार सच में कजरी ही थी। कजरी सत्या के पास आकर बोली, आ गए सत्य सुंदर बाबू। मसखरी तो बहुत अच्छी कर लेते हो। माफ़ कर दो कजरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। माफ़ी क्यों मांगते हो बाबू, ये तो तुम अमीरों का काम होता है, गरीब लोगन की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। कजरी बोली, ऐसा न कहो कजरी, मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे अमीर समझकर बात ही ना करो। सत्या बोला, तो तुमने धोखा दिया। कजरी बोली, इसे धोखा नहीं डर कहो। सत्या बोला, गरीब आदमी से क्यों डरते हो बाबू, डरना तो हम गरीबों को चाहिए। कजरी बोली, वो सब ठीक है, लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि मैं ही हूँ? सत्या ने पूछा, तुम्हारे इत्र की खुशबू से। तुमने उस दिन भी तो यही इत्र लगाया था। कजरी बोली, अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी नाक बहुत तेज है। सत्या बोला, भगवान ने आंखें तो दी नहीं, तो कुछ काम नाक को भी करने पड़ते हैं। आंखें होती तो तुम धोखा कैसे दे पाते बाबू। कजरी बोली, कैसी बातें करती हो कजरी। सत्या बोला, सच्ची तो कहती हूँ। कजरी बोली, अस्पताल खुल जाने दो, तुम्हारी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। सत्या बोला, सच बाबू। कजरी खुश होकर बोली, हाँ ये बताओ, तुम्हें बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, या बाद में किसी चोट लगने के कारण ऐसा हुआ? सत्या ने पूछा, बाबू बचपन में तो दिखाई देता था, लेकिन जब 7-8 साल की थी तो जो गांव का पहाड़ है ना, तो वहाँ बाबू बकरियां चराने जाते थे। मैं भी एक दिन उनके साथ चली गई। बाबू ने मना करने पर भी ऊंचाई तक चढ़ती चली गई, और फिर मेरा ऐसा पैर फिसला कि वहाँ से लुढ़क पड़ी। लुढ़कते लुढ़कते नीचे के एक छोटे पहाड़ से जा टकराई। मुझे उस पहाड़ ने नीचे लुढ़कने से तो रोक लिया, लेकिन मेरा सिर उस छोटे पहाड़ से जा टकराया और मैं बेहोश हो गई। बाद में होश आने पर पता चला कि मैं अब देख नहीं सकती। तब मेरी माँ जिंदा थी। उसने बहुत तसल्ली दी। कजरी बोली, तब तो तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है। सत्या बोला, सच कहते हो बाबू। कजरी बोली, हाँ एकदम सच। सत्या बोला, तो क्या मैं देख पाऊंगी? कजरी ने पूछा, और क्या सब कुछ, पूरी दुनिया, ये पंछी, ये आकाश, ये पेड़, ये फूल, सब कुछ? सत्या बोला, बाबू तुम्हें भी
देखना चाहती हूँ, कजरी बोली। लेकिन मुझे क्यों, मैं तो झूठा इंसान हूँ, सत्या बोला। तुम झूठे नहीं हो, नेक दिल हो, कजरी बोली। लेकिन अभी तो कुछ देर पहले तुम मुझसे नाराज थी, सत्या बोला। तुम्हारी सच्चाई पता नहीं थी ना मुझे, कजरी बोली। और अब पता हो गई सच्चाई, सत्या बोला। हाँ बाबू, अब मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगी, कजरी बोली। तो फिर मुझसे दोस्ती करोगी, सत्या ने पूछा। हाँ करूँगी दोस्ती, कजरी बोली। तो ठीक है, सत्या बोला। तो अब मैं फूल तोड़ लूँ, फिर घर भी जाना है, कजरी बोली। मुझसे क्या पूछ रही हो, तोड़ लो फूल, सत्या बोला। बाबू, तुम यहाँ के मालिक हो, इसलिए पूछ रही हो, कजरी बोली। मैंने कहा ना, हम अब दोस्त हैं, सत्या बोला। ठीक है, तो मैं फूल तोड़ लेती हूँ। और इतना कहकर कजरी फूल तोड़ने लगी और सत्या भी उसकी मदद करने लगा। कजरी और सत्य सुंदर ने मिलकर फूल तोड़े। फूल तोड़ने के बाद कजरी बोली, अच्छा तो बाबू मैं चलती हूँ, कल आऊँगी ना, सत्या ने कजरी से पूछा। कह नहीं सकती, कजरी बोली। लेकिन क्यों, सत्या ने पूछा। अच्छा कोशिश करूँगी आने की, कजरी बोली। और दोनों साथ साथ बगीचे से बाहर निकले और अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। सत्या फार्म हाउस आया और मोटर में बैठकर घर की ओर रवाना हो गया। और इधर कजरी भी धीरे धीरे चलकर घर के करीब पहुंची ही थी कि उसे रास्ते में बाके मिल गया। कहाँ गई थी कजरी रानी, बाके ने पूछा। तुमसे मतलब, कजरी बोली। तो किसे मतलब होगा, बाके बोला। चल हट मेरे रास्ते से, ज्यादा दिमाग मत खा, नहीं तो पत्थर चलाकर मारूंगी, कजरी बोली। ऐसा जुल्म ना करो, कजरी रानी। काहे इतना चिढ़ती हो मुझसे, बाके बोला। तेरी हरकतों से नफरत है मुझे। तू गांव की सभी लड़कियों को छेड़ता फिरता है, कजरी बोली। सुंदर लड़कियों का ख्याल रखना ही तो मेरा काम है, बाके बोला। मेरे मुंह मत लग, चला जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, कजरी बोली। मैं तुमसे प्यार भरी बातें करने तुम्हारे पास आता हूँ और तुम हो कि इतना भड़कती रहती हो, बाके बोला। तू किसी के प्यार के काबिल नहीं है, तेरी हरकतें देखकर ही तो मेरा जी जलने लगता है, कजरी बोली। तभी वहाँ से काशी काका की पत्नी सिमकी गुजरी। उसने देखा कि बाके कजरी को छेड़ रहा है, तो बाके से बोली, क्यों रे, घर नहीं जाता क्यों? शरीफ लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। तो क्या करूं सिमकी काकी, कब से कजरी से कह रहा हूँ कि मुझसे ब्याह कर ले, रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन मानती ही नहीं, बाके बोला। भला तुझ जैसे लफंगे से कौन ब्याह करना चाहेगा, कजरी बोली। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ ना तुझसे ब्याह, बाके बोला। और बाके, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? चुपचाप जाकर अपना काम कर, सिमकी काकी बोली। हाँ जाता हूँ, तो मुझे भी ऐसी घमंडी लड़कियों से बात करने का कोई शौक नहीं है, बाके अपनी साइकिल पर सवार होकर जाते हुए बोला। तो फिर क्यों बात करता है मुझसे, कजरी बोली। रहने दे कजरी, इस लफंगे के मुंह मत लग, कहाँ से आ रही है ये बता, सिमकी काकी ने पूछा। बस बगीचे में गई थी फूल लाने, कजरी बोली। अच्छा चल मैं घर छोड़ दूँ, सिमकी बोली। नहीं मैं चली जाऊंगी, काकी तुम चिंता मत करो, कजरी बोली।
ठीक है तो चली जा, लेकिन ध्यान से जाना। सिमकी बोली, हाँ काकी, ये तो बताओ अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? काका आए थे तो बता रहे थे। कजरी बोली, अब ठीक हूँ, इसलिए तो कुएं पर पानी लेने जा रही थी। सिमकी बोली, अच्छा, ये तो अच्छी बात है काकी की तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। मैं अब जाती हूँ। और इतना कहकर कजरी अपने घर चली आई। उधर सत्या भी घर पहुँच गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही थी। उसने खुशी खुशी रात का खाना खाया, माँ बाबूजी से बातें की और अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। आंखों में कजरी के सपने सजाते सजाते उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सत्या का बगीचे जाने का सिलसिला यूं ही बरकरार रहा। जमीन का सौदा भी जल्द हो गया। सेठ जी ने भूमि पूजन का दिन भी मुकर्रर करवा लिया। भूमि पूजन का दिन था। सेठ जानकीदास ने भूमि पूजन वाली जगह पर बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और उस गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। शहर से भी उन्होंने कुछ अपने जान पहचान वालों को बुलाया। सेठ बद्रीनाथ भी अपनी बेटी अंजना के साथ पधारे। गांव वालों को वहां देखकर उनकी बेटी मुंह बनाने लगी और कल्याणी से बोली, ये सब क्या है आंटी? इन गंवार लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? बेटी, ये अस्पताल भी तो इन्हीं लोगों के लिए बनवाया जा रहा है, तो इनको तो इस शुभ कार्य में शामिल करना ही पड़ेगा। कल्याणी बोली, आंटी, ये अस्पताल शहर में भी तो बनाया जा सकता था। ये भिखारी इलाज का पैसा कैसे दे पाएंगे? अंजना बोली, बेटी, इस अस्पताल में इलाज मुफ्त में होगा। कल्याणी बोली, मुझे तो ना ये लोग पसंद आए और ना ये जगह। अंजना बोली। तभी पीछे खड़े सत्य सुंदर ने कहा, मोहतरमा, अगर आपको ये जगह और लोग पसंद नहीं आए तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? आप जा सकती है। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मिस्टर सत्य सुंदर? अंजना बोली, और आप क्या? आपका तरीका बिल्कुल सही है। सत्य सुंदर बोला, गो टू हेल, मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। अंजना बोली, तो जाइए, किसने रोका है आपको? सत्या बोला। दोनों की बात सुनकर कल्याणी बोली, रहने दे बेटा, क्यों बहस करता है? बेटी अंजना, ये तो नादान है, इसकी बातों को दिल से मत लगाओ, ये तो ऐसा ही है। कल्याणी बोली, ठीक है आंटी, अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ। अंजना बोली। उन दोनों की बहस पीछे साथ में खड़ी सिमकी और कजरी भी सुन रही थी। सत्या के विचार सुनकर कजरी बोली, सच में काकी, सुंदर बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर अच्छे न होते तो गांव में अस्पताल क्यों खोलते? सिमकी बोली। और ऐसी ही बातों के साथ भूमि पूजन का भोज शाम तक समाप्त हो गया। थके हारे सेठ जानकीदास, कल्याणी और सत्या घर लौट आए तो कैसी लगी सेठ बद्रीनाथ की बेटी अंजना? सेठ जानकीदास जी ने पूछा। बहुत ही बदतमीज, सत्या बोला। ये क्या कहते हो? जानकीदास चौंक कर बोले। सही तो कहता है, मैंने ऐसी बदजुबान लड़की नहीं देखी। बात करने का तो उसे कोई सलीका है और ना ही लोगों की वो इज्जत करना जानती है। कल्याणी बोली। सच, ऐसा व्यवहार किया क्या उसने? सेठ जी ने कल्याणी से पूछा। हाँ, इससे अच्छी तो वो अंधी कजरी है जो सिमकी के साथ आई थी।
उस गैर पढ़ी लिखी लड़की में इतनी अकल तो है कि किससे कैसे बात करनी है। कल्याणी बोली, ये कजरी वही है ना, रामाधीर की बिटिया? सेठ जानकीदास जी ने पूछा। हाँ वही तो है, कल्याणी बोली। सत्या को यह सुनकर तसल्ली हुई कि कजरी की सादगी माँ को पसंद आई, क्योंकि कजरी के लिए जो भावनाएं उसके मन में थी अब उसकी उन भावनाओं ने प्यार का रूप ले लिया। लेकिन वो कजरी से ये बात कहने से डरता था कि कहीं कजरी मना न कर दे, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी थी। कुछ ही दिनों के भीतर अस्पताल की नींव भी डल गई। गांव के कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया। वे अस्पताल में काम करते और उन्हें अच्छी और समय पर मजदूरी मिल जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ उन लोगों का इलाज मुफ्त होगा। तो वे अस्पताल के काम में मन लगाकर सहयोग भी करते थे। अब फार्म हाउस से ही पूरी तरह से सत्या का घर हो गया था। सिमकी काकी उसके लिए खाना बनाती थी। कभी कभी कल्याणी भी खाना लेकर अपने बेटे से मिलने आ जाती। अब सत्या अस्पताल की वजह से कजरी से भी कम मिलने जा पाता, तो कजरी अस्पताल ही जाती उससे मिलने, और सत्या से कजरी का ज्यादा मेलजोल देखकर बाके के मन में सांप लौटने लगते। अब सत्या किसी भी गांव वाले का खाना खाने से परहेज नहीं करता। गांव वालों का उसके प्रति स्नेह देखकर वे मना नहीं कर पाता। अगर वह उसके लिए कुछ भी खाने के लिए लाते तो सत्या प्यार से खा लेता, और सबसे ज्यादा तो उसे कजरी के हाथों की बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी अच्छी लगती। कभी कभी सत्या भी सभी मजदूरों के लिए ढेर सी मिठाई शहर से लेकर आता और उन सब में बंटवा देता। सत्या और कजरी एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे, लेकिन कहने की हिम्मत दोनों में से किसी ने ना दिखाई। उधर सेठ बद्रीनाथ ने जानकीदास जी अपनी बेटी अंजना के लिए रिश्ते की बात कही, लेकिन सेठ जानकीदास जी बहाना बनाते हुए बोले, वे तो अभी अस्पताल के काम में लगा हुआ है। एक बार अस्पताल का काम हो जाए तो फिर देखते हैं। लेकिन सेठ बद्रीनाथ को लगा कि अच्छा लड़का कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो उन्होंने अपनी बेटी अंजना से कहा कि वे भी जरा अस्पताल का काम देख आया करें। इसी बहाने तुम्हारी करीबियां सत्य सुंदर से बढ़ेगी। लेकिन अंजना बोली, डैडी मुझे डॉक्टर सत्य सुंदर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं वहाँ धूल मिट्टी में जाकर क्या करूँगी? और जो इंसान रात दिन मजदूरों से घिरा रहता है वो मेरे काबिल बिल्कुल नहीं है। ये कैसी बातें करती है तू? तुझे पता है करोड़ों अरबों का वो इकलौता वारिस है। बेवकूफ़ी मत कर, उससे शादी करके तू राज करेगी। राज? सेठ बद्रीनाथ जी बोले, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं बन सकती। अंजना बोली, उसके जैसी नहीं बन सकती, लेकिन उसके जैसी बनने का दिखावा तो कर ही सकती है। एक बार वो तेरी मुट्ठी में आ जाए फिर वही करना जो तेरा मन करे। बद्रीनाथ बोले, आप कहते हैं तो कोशिश करके देखती हूँ, शायद बात बन जाए। अंजना बोली, ये हुई ना बात। बद्रीनाथ बोले। और उस दिन के बाद अंजना ने अस्पताल का रुख करना शुरू कर दिया। एक दिन इसी तरह दोपहर के समय अस्पताल में खाने की छुट्टी हो चुकी थी।
कजरी भी रामाधीर के लिए खाना लेकर पहुंची। तभी सभी मजदूरों ने सत्या से कहा कि आइए छोटे मालिक, आप भी भोजन कर लीजिए। सत्या बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी आप लोगों के साथ खाना पसंद है। आखिर अब हम सब एक परिवार जैसे हो गए हैं। कजरी भी बोली, जी सुंदर बाबू, मैं भी आपकी पसंद की बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी लेकर आई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, आज मेरा बाजरे की रोटी खाने का मन भी था। तभी काशी बोला, और ये खाना जो हम लाए हैं वो कौन खाएगा? सिमकी ने इतने प्यार से आपके लिए बनाया था। अरे ये भी खाऊंगा, मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, लेकिन किसी का दिल टूटने नहीं दूंगा, सत्या बोला। और सब यह सुनकर हंसने लगे। वहीं उसी समय अंजना पहुंची थी और अंजना को देखकर सत्या बोला, अरे अंजना, तुम कब आई और बताओ कैसे आना हुआ? बस अभी आई, ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई थी, लेकिन तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो? अंजना ने सत्या से पूछा। सबके साथ मिलकर खाना खा रहा हूँ, सत्या बोला। सत्या की बात सुनकर अंजना बोली, तुम इन लोगों के साथ ऐसा खाना खाते हो? अरे तो क्या हो गया, ये भी तो हमारी तरह इंसान हैं, सत्या बोला। तुम इन मजदूरों को इंसान कहते हो? अंजना बोली। अंजना, तुम हद से आगे बढ़ रही हो, सत्या बोला। तुम इन लोगों के लिए मुझे आंखें दिखाते हो? अंजना बोली। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए, सत्या बोला। इतनी बेइज्जती मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी, अंजना बोली। तो किसने रोका है, तुम जा सकती हो, सत्या बोला। सत्या की बात सुनकर अंजना आग बबूला होकर वहां से चली गई। अंजना के जाते ही कजरी बोले, सुंदर बाबू, ये आपने अच्छा नहीं किया। हम जैसे गरीब लोगों के लिए आपने अंजना जी से कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया। तुमने देखा ना कि उसे कितना घमंड है, रईस होगी तो अपने लिए, ये रईसी अपने घर में ही झाड़े, सत्य सुंदर बोला। लेकिन सुंदर बाबू, ये अच्छा नहीं हुआ, रामाधीर बोला। अरे आप लोग उस पर नहीं, खाने पर ध्यान दो, सत्य सुंदर बोला। लेकिन सुंदर बाबू, अगर सेठ जी को कुछ पता चल गया तो, कजरी बोली। बाबू जी को उसके बारे में सब पता है, वो कुछ नहीं कहेंगे, सत्या बोला। और उधर अंजना गुस्से में घर पहुंची तो उसके पिता सेठ बद्रीनाथ जी ने उससे पूछा कि बेटी अंजना, क्या बात है? कुछ नहीं डैडी, सत्य सुंदर बहुत ही बदतमीज है, आज उसने सब मजदूरों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, अंजना बोली। ऐसा नहीं कहते बेटी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो, इतना बर्दाश्त कर लिया करो, सेठ बद्रीनाथ बोले। मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, अंजना बोली। ठीक है, तो जब वो अपने घर में हुआ करे तो कभी कभी वहीं मिल आया करो, सेठ बद्रीनाथ बोले। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो, अंजना बोली। और अब अंजना कभी कभी सत्या के घर जाने लगी, लेकिन सत्या को उसका स्वभाव पसंद नहीं था, वो उससे दिल खुश होकर ना मिलता। ऊपर से कल्याणी को भी उसके बोलने के तरीके में घमंड झलकता हुआ दिखता। कल्याणी ने सेठ जानकीदास जी से सख्ती से मना कर दिया कि वो हरगिज भी अंजना को अपने घर की बहू नहीं बनने देंगे।
अंजना सत्या के काबिल नहीं है। बेचारे सेठ जानकीदास भी क्या करते जब लड़की न माँ को भाती है और न लड़के को, तो उन्होंने भी इस रिश्ते को मजबूत करने का भी नहीं सोचा। अंजना आती और ऐसे ही चली जाती। ऐसे ही पंख लगाकर दिन बीत गए और 6 महीने के भीतर ही सबकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि अस्पताल बनकर तैयार हो चुका था। बस उसका रंग रोगन बाकी था। उस दिन अस्पताल की छत पड़ी। सेठ जी ने उस दिन भी पूजा करवाई और सारे गांव को फिर भोज कराया। सब बहुत खुश थे। तभी सत्या ने एकांत में जाकर कजरी से कहा, बहुत दिन हो गए हम लोग बगीचे नहीं गए। वैसे भी यहाँ सब लोग काम संभाल रहे हैं। चलो हम लोग कुछ देर के लिए बगीचे में टहल कर आते हैं। लेकिन सुंदर बाबू, किसी ने हमें साथ में देख लिया तो कुछ कहने न लगे। कजरी बोली, भला कोई कुछ क्यों कहेगा, हम दोस्त हैं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सत्य सुंदर बोला, आप जमाने को नहीं जानते बाबू, जरा सी बात पर ना जाने लोग कैसी कैसी बातें किया करते हैं। कजरी बोली, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। सत्या बोला, ऐसा नहीं है सुंदर बाबू, लेकिन किसी ने देख लिया तो रुसवाई का डर है। कजरी बोली, अच्छा ठीक है तो चलो कुछ देर उस पेड़ के नीचे तो बैठ ही सकती हो मेरे साथ। सत्या बोला, हाँ चलिए। कजरी बोली, और दोनों कुछ देर के लिए एकांत में एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उन्हें ऐसे अकेले में बैठा हुआ देखकर फिर से बाके ने देख लिया और वह वहां से वापस चला आया। लेकिन उसने सेठ जानकीदास के पास जाकर ऐसा कुछ कहा, सेठ जी राम राम, कैसे हैं? बाके बोला, राम राम भाई, तुम भी यहाँ अस्पताल में काम करते हो? नाम क्या है तुम्हारा? सेठ जानकीदास जी ने बाके से पूछा। जी सेठ जी, बाके नाम है मेरा। मैं यहाँ लगातार तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी यहाँ काम करने आ जाता हूँ। बाके बोला, क्यों, और भी कोई काम करते हो क्या? सेठ जानकीदास जी ने पूछा। ऐसी बात नहीं है सेठ जी, कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल खराब कर रखा है। बाके बोला, भाई कौन है वो, जरा मैं भी तो सुनूं। सेठ जानकीदास जी ने पूछा। जी अब क्या बताऊं सेठ जी, वो रामाधीर है ना, बताओ। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बाके बोला, ऐसा क्या किया रामाधीर ने, मुझे भी बताओ। सेठ जानकीदास जी ने पूछा। रामाधीर ने तो नहीं, लेकिन उसकी बिटिया कजरी ने जरूर किया है। बाके बोला, क्या कहते हो, मुझे यकीन नहीं होता। सेठ जानकीदास जी बोले, अगर आपको यकीन नहीं होता तो वो देखिए उस पेड़ के नीचे रामाधीर की बिटिया की करतूत आपको दिख जाएगी। देखिए ना कैसे हंस हंस कर छोटे मालिक से बातें की जा रही है। बाके बोला, मेरा नमक खाकर मुझसे ही नमक हरामी, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मुझे सतर्क कर दिया। सेठ जानकीदास जी बोले, क्या करूं सेठ जी, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। मुझे लगा कि आपको सतर्क कर देना चाहिए, इसलिए बताने चला आया। बाके बोला, बहुत अच्छा किया बाके तुमने। सेठ जानकीदास जी बोले, अच्छा सेठ जी, अब चलता हूँ, फिर
कभी मुलाकात होगी। और इतना कहकर बाके आग लगाकर चला आया। इधर जानकीदास जी ने ये बात कल्याणी से जाकर कही। अजी सुनती हो, उधर देखो ना, सत्या और कजरी उस पेड़ के नीचे अकेले बैठकर क्या कर रहे हैं। लोग देखेंगे तो हजार तरह की बातें बनाएंगे। तो क्या दोनों ने कोई जुर्म कर दिया? कल्याणी बोली, मेरी हर बात का तुम तो गलत मतलब निकालती हो। जवान लड़का लड़की हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो देखती नहीं। लोगों को तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगती। शेर जानकीदास जी बोले, लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे। इसका मतलब है कि आपको अपने बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल्याणी बोली, मुझे तो भरोसा है अपने बेटे पर, लेकिन उस लड़की पर नहीं है। कहीं सत्या को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया तो? जानकीदास जी बोले, कहना क्या चाहते हैं आप? अगर सत्या उसे पसंद भी करता है तो क्या फर्क पड़ता है? लड़की इतनी सुशील और सुंदर है। कल्याणी बोली, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तो क्या एक अंधी लड़की को तुम अपनी बहू बना लोगी? शेर जानकीदास बोले, अगर सत्या को कजरी पसंद है तो मुझे कोई इतराज नहीं। कल्याणी बोली, कैसी बातें करती हो तुम? वो लड़की हमारी बराबरी की नहीं है। कहीं तुम्हारा माथा तो नहीं फिर गया? सेठ जानकीदास जी बोले, अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। कल्याणी बोली, तो क्या मैं अपने बेटे का दुश्मन हूँ? सेठ जानकीदास जी बोले, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कल्याणी बोली, तो क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? सेठ जानकीदास जी बोले, तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। वो नकचड़ी अंजना कतई भी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। कल्याणी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर अंजना सत्या को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम और कोई लड़की देखेंगे। शेर जानकीदास जी बोले, लेकिन कजरी में क्या बुराई है? कल्याणी बोली, वो देख नहीं सकती। क्या सत्या ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा? सत्या ही कजरी का ख्याल रखता रहेगा तो सत्या का ख्याल कौन रखेगा? हम दोनों के जाने के बाद सेठ जानकीदास जी बोले, सत्या ने कहा है कि उसकी आंखों का इलाज हो सकता है। एक बार अस्पताल बंद आने दीजिए, फिर कजरी की आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। वह बचपन से अंधी नहीं थी। एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कल्याणी बोली, मुझे ना तो कजरी के गरीब होने का मलाल है और ना अनपढ़ होने का, लेकिन एक अंधी लड़की के हाथों में अपने बेटे का जीवन सौंपना कतई गवारा नहीं। सेठ जानकीदास जी बोले, एक बात बताइए, क्या आपको पक्का पता है कि सत्या कजरी को चाहता है? कल्याणी ने पूछा। ये तो पता नहीं है, शेर जानकीदास जी बोले। तो फिर आप मुझसे बिना बात के क्यों झगड़ रहे हैं? कल्याणी बोली, ये तो सही बात है, आखिर हम दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? कल्याणी बोली, और यही सोचकर दोनों हंसने लगे। आप इतना क्यों सोचते हैं? दोनों साथ में अस्पताल का काम करते हैं, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों हम उम्र भी हैं। और फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे सत्या के कोई भाई बहन तो नहीं है जो वो अपने मन की बात उनसे कर सके?
अब हर बात बेटा माँ बाप से तो कह नहीं सकता, इसलिए तब उसे दोस्त नजर आते हैं। समझी मेरी बात या अब भी नहीं समझी? कल्याणी बोली, समझ गया भाग्यवान, सब समझ गया। सेठ जानकीदास जी बोले, अगर आपके मन में कोई मलाल है तो शाम को घर पहुंचकर सत्या से बात कर लीजिएगा, और अगर वो सच में कजरी को पसंद करता है तो उसकी पसंद पर मोहर लगा दीजिए। लेकिन याद रहे मेरे बच्चे का दिल न टूटे, एक ही तो बेटा है हमारा, उसकी खुशी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। कल्याणी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन कजरी की आंखों का इलाज होने के बाद ही मैं सत्या से उसका रिश्ता जोड़ूंगा। जानकीदास जी बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है। कल्याणी बोली, और इधर शाम को सब घर पहुँचे। तब सेठ जानकीदास जी ने सत्या के मन की बात जाननी चाहिए और उससे पूछा, क्या तुम्हें कजरी पसंद है? ये कैसा सवाल है बाबूजी? सत्या ने कहा, अगर पसंद है तो सच सच बता दो। सेठ जी बोले, जी पसंद है। सत्या बोला, तो क्या तुम उससे शादी करने को राजी हो? सेठ जानकीदास जी ने पूछा। जी हाँ बाबूजी, सत्या बोला, लेकिन वो देख नहीं सकती। सेठ जी बोले, उसका इलाज हो सकता है बाबूजी, वो हमेशा से अंधी नहीं थी। सत्या बोला, ठीक है, तो इसका इलाज हो जाए तब मुझे ये रिश्ता मंजूर होगा। सेठ जी बोले, मुझे आपकी शर्त मंजूर है बाबूजी। सत्या बोला, ठीक है, तो जल्दी से अस्पताल बनवा कर उसका इलाज करवाओगे? सेठ जी बोले, जी बाबूजी। सत्या बोला, और उस शाम सेठ जी और सत्या के बीच काफी बातें हुई। सेठ जी रिश्ते के लिए मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन कजरी की आंखें ठीक होने के बाद। लेकिन सत्या ने तो अभी तक अपने दिल की बात कजरी से नहीं बताई थी, और उसके घर में बात शादी तक आ पहुंची थी। लेकिन जो भी हो, सत्या बहुत खुश था। उसके बाबूजी जो मान गए थे। इस तरह कुछ ही दिनों में अस्पताल भी बिल्कुल से तैयार हो गया। अस्पताल में सभी उपकरणों सहित जरूरत का सभी सामान मौजूद था। गांव वालों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उन्हें मुफ्त और समय पर इलाज मिलने वाला था। सत्या ने और भी डॉक्टरों को अपने साथ मदद के लिए रख लिया था, जो गांव में आकर काम करने के इच्छुक थे। कुछ नर्सें, कुछ वार्ड बॉय भी अस्पताल में काम करने लगे थे। इधर बाके की हर चाल उल्टी पड़ती जा रही थी। वो हर हाल में कजरी से ब्याह करना चाहता था, लेकिन जब भी कोशिश करता तो उसके मंसूबों पर पानी फिर जाता। वो बहुत ही खिजाया हुआ था, बस मौके की तलाश में था कि कब कजरी उसके हाथ लग जाए। दिन बीतते जा रहे थे। ऐसे ही सावन का महीना चल रहा था और गांव की नदियां के पास हर साल की तरह उस साल भी मेला लगा, और हर साल कजरी मेले में जाती थी, लेकिन वो भी अकेले। लेकिन इस साल वह सावन में अकेली नहीं थी। उसके संग इस साल सुंदर बाबू जो थे, उसे भी सुंदर बाबू से प्रेम का एहसास हो चला था। लेकिन वह गरीब और आंखों से अंधी थी, इसलिए वो खुद को सुंदर बाबू के काबिल नहीं समझती थी। इसलिए कभी कह नहीं पाई कि वह उनसे प्रेम करती है, और जब वह सुंदर बाबू के साथ होती है तो उसके मन का मयूर नाच उठता है। उसका कोमल मन अंगड़ाइयां लेने लगता है। उसे
सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो चाहती है कि सुंदर बाबू हमेशा उसके साथ रहे, उससे बातें करे, लेकिन शायद ये इस जन्म में संभव नहीं है, क्योंकि वो अंधी है और उनके जीवन को केवल अंधेरा ही दे सकती है। ये सोचते सोचते कजरी एक पल में उदास हो उठी। कजरी अपने घर में उदास खड़ी थी। एकाएक उसे बाहर से बाके ने पुकारा, कजरी रानी, मेले नहीं चलोगी? मेरे संग चलो ना, साइकिल पर बैठा कर ले चलता हूँ। तू फिर से आ गया मेरी जान खाने, नासपीटे, मरता क्यों नहीं है? कजरी बोली, क्यों मन नहीं लग रहा क्या डॉक्टर बाबू के बिना? उसी के संग मेला जाओगी क्या? बाके बोला, तुमसे क्या मतलब, मैं किसी के भी संग जाऊं? तू कौन होता है पूछने वाला? कजरी बोली, हाँ भाई, अब सब कोई तो तेरा वो डॉक्टर बाबू हो गया है, दिखता नहीं है क्या मुझे महीने से? उसके साथ ही तो नजदीकियां बढ़ाई जा रही है। बाके बोला, चुप कर अपनी गंदी जुबान, तुझे मेरे निजी मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कजरी बोली, निजी मामला? भाई मैं भी तो सुनूं, कैसा निजी मामला? जैसे सारे गांव को खबर ही नहीं है कि महीनों से तोता मैना के बीच क्या गुटुरगू हो रही है। बाके बोला, खबरदार जो सुंदर बाबू के लिए कुछ भी गलत बोला। कजरी बोली, बड़ी शरीफ बनती है, जैसे किसी को कोई खबर ही नहीं है कि तू दिन भर बगीचे में डॉक्टर बाबू के संग क्या करती है। बाके बोला, बाके अब पानी मेरे सिर से ऊपर गुजर रहा है, चुप हो जा वरना। कजरी बोली, मुझे धमकाती है? आई बड़ी धमकाने वाली, तेरी जैसी बाके रोज 36 देखता है, इतना मत गरज उस डॉक्टर बाबू के दम पर। बाके बोला, तभी सिम्मी काकी भी वहां आ पहुंची और उसने कजरी बाके की बात की बहस सुन। फिर बाके से बोली, तू क्या हर घड़ी लड़की को परेशान किया करता है? कुछ लाज शर्म रह गई है तुझमें या नहीं? काकी, लाज शर्म की बातें तुम कजरी से क्यों नहीं करती? पूरा गांव जो थू थू करता है वो तो डॉक्टर बाबू की वजह से कोई मुंह पर नहीं कहता, क्योंकि गांव वालों का वहाँ मुफ्त इलाज हो जाता है और कुछ लोगों को वहाँ रोजगार मिला हुआ है, इसलिए। बाके बोला, तू अपना मुंह बंद करता है या नहीं? सिम्मी काकी बोली, काकी तुम मेरा मुंह तो बंद करवा लोगी, लेकिन सारे गांव का क्या जो इन दोनों के पीठ पीछे फुसर फुसर करता है। बाके बोला, ठीक है, इस बात पर हम बाद में बातें कर लेंगे, लेकिन तू अभी यहाँ से जा। काकी बोली, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन आसानी से मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझसे अकड़ती है अंधी कहीं की। बाके बोला, अंधी तू है क्या? तू मुझे दिखता है? कजरी चीखी। बाके, अब बस बहुत हो गया, चुपचाप चला जा यहाँ से। सिम्मी काकी बोली। वहां से बाके चला तो गया, लेकिन कजरी के मन को घाव दे गया। कजरी ने सोचा, उसने क्या गलत कहा? अंधी तो है वो, भला किस काबिल है जो ठीक से चल नहीं सकती? भला वो डॉक्टर बाबू को सहारा क्या दे सकेगी? कजरी ये सब सोच ही रही थी कि सिम्मी ने कहा, चल कजरी, मैं तुझे मेले लिवा चलती हूँ, तेरा जी बहल जाएगा। नहीं काकी, मेरा मन नहीं कर रहा। कजरी बोली, चल ना। उस बदमाश बाके की बातों को क्यों मन से लगाती है? सिमकी काकी बोली, काकी अभी
तुम जाओ, मैं बाद में और किसी के साथ आ जाऊंगी। कजरी बोली, हाँ ये बता तेरे बाबू कहाँ हैं? सिमकी ने पूछा। अस्पताल गए थे तबीयत दिखाने, ना जाने अभी तक क्यों ना लौटे। कजरी बोली, अरे आते ही होंगे, तू चिंता मत कर। अच्छा मैं जाती हूँ। और इतना कहकर सिमकी चाची मेला देखने चली गई और इधर कजरी का मन बहुत ही उदास हो आया था। वो अपने बाबू का इंतजार करती हुई चारपाई पर जाकर बैठ गई। तभी रामाधीर भी घर आ पहुँचे। रामाधीर की आहट सुनकर कजरी बोली, तुम आ गए बाबू, बहुत देर लगा दी है। बेटा देर हो गई। डॉक्टर बाबू ने आज कुछ ज्यादा लंबी जांच की। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ है मुझे, लेकिन वो बोले रिपोर्ट आ जाने दो तब पता चलेगा बाबू। कोई घबराने की बात तो नहीं है। कजरी बोली, क्या पता बिटिया, भगवान जाने, क्या पता उसके घर से बुलावा ना आ गया हो। रामाधीर बोला, ऐसा ना कहो बापू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कजरी बोली, अब जो भी हो तो मुझे पानी ला दे तो मैं दवाई खा लूँ। रामाधीर बोला, अभी लाई बाबू। कजरी बोली, तू मेले में नहीं गई? रामाधीर ने पूछा। मेला तो अभी 3-4 रोज तक और चलेगा, मैं बाद में चली जाऊंगी। कजरी बोली, ठीक है तो बाद में चली जाना, मैं अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पैदल चलकर अस्पताल से आया हूँ तो थक गया हूँ। रामाधीर बोला, ठीक है बाबू, तुम आराम कर लो, मैं जब तक कपड़े धो लेती हूँ। और इतना कहकर कजरी अपने काम में लग गई। दूसरे दिन सत्यसुंदर कजरी के घर आया तो रामाधीर बोला, आइए डॉक्टर बाबू, बिराजिए। काशी काका ने बताया कि गांव में मेला लगा है तो सोचा मेला देख आओ। यहाँ से निकला तो सोचा आपकी तबीयत भी पूछता चलो। सत्यसुंदर बोला, तबीयत ठीक ही है, वैसा आपने वो इतनी सारी जांच क्यों करवाई थी? रामाधीर ने पूछा। रिपोर्ट आ जाने दीजिए फिर सब बताता हूँ। सत्यसुंदर बोला, ठीक है तो ऐसा लगता है कि शायद कोई गंभीर बीमारी है, इसलिए आप छुपा रहे हैं। रामाधीर बोला, नहीं काका, आप परेशान न हो, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यसुंदर बोला, ठीक है तो अगर आप मेला देखने जा रहे हैं तो इस पगली को भी संग ले जाइए, ये अभी तक नहीं गई। इतने रोज हो गए मेला लगे हुए। रामाधीर बोला, इसकी जरूरत नहीं है बाबू, वैसे भी मैं मेला जाकर क्या करूंगी, देख तो सकती नहीं, ऊपर ये सुंदर बाबू पर बोझ और बन जाऊंगी। कजरी बोली, ऐसा क्यों कहती हो कजरी, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सत्यसुंदर ने पूछा। नहीं सुंदर बाबू, मन नहीं है मेरा, आप अकेले ही चले जाइए। कजरी बोली, चली जा पगली, डॉक्टर बाबू की भी बात नहीं मानेगी क्या? रामाधीर बोला, चलो ना कजरी, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुंदर बाबू बोला। रामाधीर और सत्य के कहने पर कजरी मेला जाने के लिए राजी हो गई। आज कजरी अपना नया वाला घाघरा और ओढ़नी पहनकर तैयार हुई। दोनों कुछ ही देर में मेले भी पहुंच गए, क्योंकि नदिया गांव से ज्यादा दूर नहीं है। मेले की भीड़ में सत्या कजरी का हाथ पकड़े पकड़े चल रहा था, क्योंकि रात को बारिश हुई थी और जमीन की मिट्टी फिसल भरी हो गई थी। सत्या को डर था कि कहीं कजरी फिसल न जाए। उनका ऐसे साथ साथ चलना गांव की औरतों को अखर रहा था। वो सब एक दूसरे से खुसर फुसर कर रही थी।
और उधर मौजूद बाके ने भी दोनों को देखा तो उसके भी तन बदन में आग लग गई और वो कजरी के सामने आकर बोला, कजरी, मैंने तेरे साथ मेला आने को कहा तो तू उबल पड़ी, लेकिन ये देखो अब डॉक्टर बाबू के संग कैसे गुरछल्ले उड़ाए जा रही है। बाके, ये क्या बक रहा है तू? अपनी औकात में रह, कजरी बोली। औकात तो तू भूल गई है कजरी रानी, बाके बोला। ये क्या कह रहे हो बाके? सत्या बोला, डॉक्टर बाबू, मैंने ऐसा क्या गलत कहा है? आप जो ऐसे कजरी के हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हो तो सारी दुनिया देख रही है। गांव वाले आपका संकोच करते हैं इसलिए कुछ कहते नहीं। आपको क्या लगता है कि आप दोनों की ये करतूतें किसी को दिखाई नहीं देती? यहाँ सब कजरी की तरह अंधे नहीं हैं, आंखें हैं सभी की, देख सकते हैं। सामने कोई नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे तो सब कहते ही है ना। बाके बोला, बाके, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सत्या बोला, मैं सही तो कह रहा हूँ। आप ही बताइए कि कजरी के साथ आपका क्या रिश्ता है जो आप उसके संग हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं? बाके बोला, और तभी मेले में मौजूद और भी गांव वालों ने सवाल उठाए। वे सब कजरी के चरित्र पर लांछन लगाने लगे और बोले कि तुम उसके अंधेपन का फायदा उठा रहे हो। हम तो महीने से तुम लोगों की करतूतें देख रहे हैं। तुम्हारा संकोच इसलिए करते रहे कि तुम हमारा मुफ्त इलाज करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे गांव की बही बेटियों को बदनाम करते रहोगे और हम सब चुप रहेंगे। सबकी बातें सुनकर फिर सत्या चुप ना रहा सका और मजबूर होकर सत्या ने सबसे कहा, आप सब जानना चाहते हैं ना कि मेरा कजरी से क्या रिश्ता है? तो सुनिए, मैं उससे प्रेम करता हूँ और जल्द ही मैं उससे शादी करूँगा। मेरे माँ बाबूजी को कजरी पसंद है और कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग की बस करूं। सत्या की बात सुनकर फिर गांव वालों की बोलती बंद हो गई और आग लगाने वाला बाके भी चुपचाप खिसक गया। तब सत्या की बात सुनकर कजरी की आंखों से बेइंतहा आंसू बह निकले। उसके आंसू देखकर सत्या बोला, कजरी, तुम रो रही हो? हाँ सुंदर बाबू, आपने जो कहा वो सच है या आप इन गांव वालों को बहलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं कजरी, ये सच है। तुम माँ को पसंद हो और बाबू ने कहा कि तुम्हारी आंखों के इलाज के बाद वो हम दोनों की शादी करा देंगे। सत्या बोला, सच कहते हो सुंदर बाबू? कजरी ने एक बार फिर पूछा। हाँ कजरी, एकदम सच। भरोसा ना हो तो मेरे घर चलकर मेरी माँ से पूछ लो। भरोसा है बाबू, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। कजरी बोली, तो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। सत्या बोला, और उस दिन सत्या के प्रति सबके मन का मैल धुल गया, गांव वालों का भी और कजरी का भी। लेकिन उस दिन के बाद रामाधीर की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी और उसकी रिपोर्ट में आया कि उससे तपेंडिक है और अब वो ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। ऐसे ही 1-2 महीने बीते और कजरी के आँखों के ऑपरेशन की नौबत नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वह अपने बाबू की तबीयत को लेकर परेशान रहने लगी थी। सत्या भी कजरी का पूरा सहयोग कर रहा था। फिर रामाधीर को अस्पताल में ही भर्ती करा लिया गया। लेकिन एक रोज रामाधीर की इतनी तबीयत बिगड़ी कि फिर संभाले न
संभल सकी और वो कजरी को भगवान के भरोसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। कजरी बहुत रोई, बहुत बिलखी, लेकिन जाने वाले कब वापस आते हैं। कजरी ने फिर समझौता कर ही लिया अपनी जिंदगी से। अब कजरी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए सिम्मी काकी ने अपने घर में रख लिया। सिम्मी काकी को बेचारी कजरी पर बहुत दया आती। एक तो अनाथ, ऊपर से देख नहीं सकती, अब जाने क्या होगा इसका, वो यही सोचा करती। कजरी के बाबू की मौत की खबर सुनकर कल्याणी भी उससे कभी कभी मिलने आ जाती और उसे सांत्वना देती। लेकिन जब इंसान मन दुखी होता है तो किसी की भी हमदर्दी उसके दुख को दूर नहीं कर सकती। जिसके ऊपर बीतती है केवल वही जानता है। वैसे इंसान को खुद ही अपने दुखों से उभरना होता है और इंसान जब तक खुद नहीं चाहता तो वह दुखों से नहीं उभर सकता। सत्या अब उसके साथ घंटों नदी के किनारे जाकर बैठा। नदी पर रोज जाने से सब अब नदी का रास्ता कजरी को भी याद हो गया। सत्या ने उससे पूछा भी कि तुम्हें बिना देखे रास्ते कैसे याद हो जाते हैं? तुम बगिया भी चली जाती हो, फूल बेचने अकेले बाजार भी चली जाती हो। वो कहती, सुंदर बाबू, अपने मन की आंखों से ये भी ठीक है, और तुम्हारे मन की आंखों को मैं कैसा दिखता हूँ? सत्या पूछता तो कजरी शर्मा जाती। कजरी के साथ सत्या हरदम रहता, लेकिन उसका साथ भी उसे दिलासा न दे पाता, उसके दुख को कम न कर पाता। तब सत्या ने घर जाकर कल्याणी से कहा, माँ, मैं कजरी से शादी करना चाहता हूँ। वो अपने बाबू की मौत के बाद टूट चुकी है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो दिन ब दिन उदासीन और कमज़ोर होती जा रही है। वो तो ठीक है, लेकिन तुझे अपने बाबू की शर्त तो याद है ना? कल्याणी बोली, हाँ माँ, मैं कल ही किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर उसकी आंखों का चेकअप कराता हूँ, देखता हूँ आई डॉक्टर क्या कहता है। सत्या बोला, ठीक है बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कजरी हमारे घर बहू बनकर आ जाए। कल्याणी बोली, हाँ माँ, मैं शाम को बाबूजी से भी बात करता हूँ इस विषय पर। सत्या बोला, शाम को जानकीदास जी आए और बोले, खुश खबरी है? कल्याणी ने पूछा, क्या बात है? दोस्तों, आगे की कहानी कल।